हमारे साहित्य में धर्म का मतलब क्या है? किसे कहते हैं धर्म? और फिर जब यह आया कि सारे धर्म बराबर हैं, तो हमने ये मूर्खता क्यों की? हमारा साहित्य कहता है धर्म माने दायित्व, ड्यूटी। एक मां का धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या है, एक शिक्षक का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है। यानी राजा का धर्म अपनी प्रजा के प्रति क्या है, यह उसे पता होना चाहिए। लेकिन हमारे महामूर्ख लोगों ने अपने स्वार्थ के चलते यह बताया कि रिलीजन का अर्थ उर्दू में मजहब है, हिंदी में धर्म है। रिलीजन शब्द का हिंदी में धर्म नहीं हो सकता, मत हो सकता है, पंथ हो सकता है। इसलिए जब आपके डीएनए में कोई चीज गलत चली जाएगी तो फिर वो ठीक करना डीएनए के अंदर ही ठीक करना होगा, सिर्फ ऊपर पढ़ाने से नहीं होगा। फिर एक के बाद एक हमने झूठ बोले और कहा कि सारे धर्म बराबर हैं। और ये राजनीतिक लोगों से आया और नीचे के चाटुकार विद्वान जो हमारे विश्वविद्यालयों ने पैदा किए, उन्होंने उसका खूब प्रचार किया। और आपके पास संचार क्रांति नहीं थी, आपके पास अपनी बात कहने की जगह नहीं थी, अखबार आपके कंट्रोल में नहीं थे, रेडियो सरकार के कंट्रोल में था, यानी इंफॉर्मेशन भी सरकार के कंट्रोल में थी। और वो किताबें जो प्रेस्क्राइब करती थी वही पढ़ाई जाती हैं आपको। तो उससे अलग कोई नैरेटिव आप बना नहीं पाए, उससे अलग हटके हमारे यहाँ किसी ने बात नहीं की। जो शिक्षक 45 मिनट या 50 मिनट की क्लास लेता है वो भी ये जानता है कि इरफान हबीब की किताब हिस्ट्री की जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें लिखा हुआ है शिवाजी एक पहाड़ी चूहा था। वो बेचारी इसलिए पढ़ा रही है कि उसको यही बताया गया है और यही पढ़ाना है उसको। लेकिन मेरी ये दरख्वास्त है कि क्लास ख़त्म होने के बाद वो थोड़ी देर के लिए ये माने कि मैं अध्यापिका या अध्यापक नहीं हूँ। और जो किताब इरफान हबीब ने लिख दी है, इरफान हबीब शिवाजी के समय नहीं थे कि वो देख रहे थे कि उन्होंने लिखा तो इसलिए हमने उसको आखिरी वाक्य मान लिया है। एक एजेंडे के तहत ये चीज़ें चली और इसलिए आज भी शिवाजी के बारे में जब बात होती है तो आज लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। शिवाजी पहले आदमी थे जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात कही थी। तो आपको जो आपके आइकॉन हो सकते थे, जो आपके अंदर एक पुरुषार्थ जगा सकते थे, उन सब को धीरे धीरे आपके अंदर एक ऐसी जगह ले जाकर समाप्त कर दिया कि आज आपके अंदर कोई पुरुषार्थ का भाव नहीं पैदा हो पा रहा। इसलिए दुनिया में किसी भी देश को गुलाम बनाने के लिए, उस पर राज करने के लिए सबसे पहला काम होता है कि उस समाज के अंदर जितने भी ऐसे भाव हैं, जितने भी उनके आइकॉन हैं, उन तमाम आइकॉन और उन तथ्यों के साथ उनको ऐसा डिमीन करो और उनके अंदर एक कुंठा का भाव पैदा कर दो कि उनको अपने बाप पे, अपनी माँ पे, अपनी संस्कृति पे, अपने संस्कारों पे, अपनी परंपराओं पे, सबके अंदर एक हीन भावना पैदा हो जाए, एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाए। फिर उस समाज को एक लंबे समय तक गुलाम बना के रखा जा सकता है। अफसोस ये है कि उन्होंने क्या किया 100 साल पहले, इस पे ज़्यादा भाव देते ताकि लोग हमारी तरफ न देखें। 1948 में जब तथाकथित आज़ादी मिली इस देश को, उसके बाद 48 आई। 48 की जनगणना ये बताती है कि उस वक्त भी भारत में गुरुकुल बहुत थे। जो उस समय व्यवस्था थी, ये बात अलग है कि पहला कॉन्वेंट कॉलेज स्कूल जो है वो कलकत्ता में खुला और मैकॉले उसको लेके आया और उसमें ये कहा गया कि जो भी अंग्रेज़ी स्कूल से पढ़ के आएगा उसको सरकारी नौकरी पहले मिलेगी। तो ये बीमारी आज भी भारतीय छात्रों में है कि जिस चीज़ से नौकरी मिले वो करना है, वो नहीं करना जो मन में है। आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं, बनिए ना खिलाड़ी। आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, बनिए। इसलिए आप नौकरी करने के लिए अपनी उस पूरी सोच को बदलते हैं। इसलिए नौकरी में कोई क्रिएटिविटी नहीं करते, क्योंकि नौकरी आप मजबूरी में करते हैं। हमको याद है कि बचपन में हमारी माँ, हमारे पिता दोपहर में घर से बाहर निकलने के लिए मना करते थे, लेकिन जहां हम रहते थे वहां दोपहर में ही खेले जाते थे। हम छत कूद के भाग जाते थे। तो जब आपके अंदर किसी चीज की चाह है, उसको जो जितनी शिद्दत के साथ, जितने वलवले के साथ आप करेंगे,
वो काम नहीं करेंगे जो आपको चाहते, भाई ये करना है यार, इससे नौकरी करनी है, तो उसमें कभी आप एक्सीलेंट नहीं हो सकते। तो सबको ही इंजीनियर और सबको ही डॉक्टर बनना है, तो बाकी काम कौन करेगा?